खबरदार के लेंस से हम आपको तमाम खबरें दिखाते हैं, लेकिन आज जो खबरें हैं उसे देखने का नजरिया क्या हो, ये एक एक करके आप तय करते जाइए जरा, क्योंकि आज जो खबर कोरोना से जुड़ी हुई आ रही है वो बहुत बड़े संकट की है। संकट ये कि जून में चरम पर पहुंच सकता है कोरोना का ये आंकड़ा। इसके साथ ही विशाखापट्टनम से जो तस्वीरें हमारे सामने आई, जो सुबह से सबको झकझोर रही हैं कि किस तरीके से एक गैस लीक हुआ है। बिल्कुल भोपाल गैस कांड की जो बुरी यादें थी, जो भयावह यादें थी, वो लोगों के जहन में ताजा हुई। ये दोनों खबरें हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले जरूरी है ये जान लेना कि जो आतंकवाद है और आतंकवाद के खिलाफ जो न्यू इंडिया का एक पुख्ता दृढ़ संकल्प वाला प्लान है, उसका खाका क्या कह रहा है, हम उसके ही विश्लेषण से आज खबरदार की शुरुआत करने जा रहे हैं। आतंक की उम्र लंबी नहीं होती है और जब भारत के वीर सेनानी आतंक के खात्मे का प्रण ले लेते हैं तो आतंकवादियों को मौत की अंधेरी खाई में गिरना ही होता है। हिजबुल के आतंकवादी रियाज नाइकू के साथ ऐसा ही हुआ। लॉकडाउन में भारत के वीर जवानों ने रियाज नाइकू को उसकी मौत की काल कोठरी में उसे लॉक कर दिया और पाकिस्तान के आतंक का गेम ओवर हो गया। रियाज नाइकू का अंत कितना भयानक था, कैसे उसे अपनी हर चाल में मात मिली, इसकी पूरी कहानी आज सुरक्षा बलों ने सामने रखी है। ये पूरी इनसाइड स्टोरी हम आपके सामने विस्तार से रख रहे हैं। सुरंग बनाकर छिपने में एक्सपर्ट रियाज नाइकू एक दिन में नहीं मारा गया, उसे 6 महीने से ट्रैक किया जा रहा था और उसने एक एक करके 6 ठिकाने बदले थे। इसके बाद 7वें ठिकाने में उसकी सारी चालें नाकाम हो गईं। वो अपने ही गांव में घिर गया और मारा गया। रियाज नाइकू पाकिस्तान का मोहरा था। उसके इस तरह मरने से इमरान खान छटपटा उठे हैं। उनकी बेचैनी पिछले 24 घंटों में पूरी तरह बाहर आ गई। ये पुलिस, जेएनके पुलिस, सीआरपीएफ, आर्मी, सारे सिक्योरिटी फोर्स के लिए बहुत कामयाबी की बात है। टोटल कल 4 टेररिस्ट मारे गए, जिसमें एक एचएम का चीफ था और बाकी 2 एलटी के थे। जब ये मारा गया, न्यूट्रलाइज हुआ, तो मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ कि सिक्योरिटी फोर्स के लिए ये बात कामयाबी है, पुलिस के लिए कामयाबी है और आवाम को भी इससे राहत मिलेगी। रियाज नाइकू सबसे लंबी उम्र तक जीने वाला आतंकी कमांडर था, लेकिन उसके आतंक की उम्र भी थम गई। उसके आतंक की चालाकी आखिर जवाब दे गई। ये सब हुआ क्योंकि सुरक्षा बलों ने पल पल का पहरा उस पर बैठा रखा था। उसे मार गिराने का ऑपरेशन ये कोई 5 मई की रात नहीं शुरू हुआ। 6 मई रियाज नाइकू की जिंदगी का आखिरी दिन साबित जरूर हुआ, लेकिन उसकी आखिरी घड़ी की प्लानिंग 6 महीने से हो रही थी। पिछले 6 महीना से एचएम के कमांडर रियाज नाइकू के पीछे थे, इन्फॉर्मेशन जनरेट करते और अभी तक में 5-6 उनके हाइडेड को हम लोग बस्ट कर दिए थे। बहुत सारे रेड मारे, कामयाबी नहीं मिला था। लेकिन मार्च फर्स्ट वीक में पिछले 6-7 दिन से इन्होंने अपने काम को और तेजी लाया। एक एक ट्रैक करते कि उसके मूवमेंट को, उनके ओएसडब्ल्यू को, उनके कुछ ओएसडब्ल्यू को अरेस्ट कर गया, इंट्रोगेट किया गया और बहुत पिन पॉइंट खबर मिला। रियाज नाइकू पुलवामा के बेगपोरा गांव में आया है। इसकी पुख्ता जानकारी सुरक्षा बलों को लगी। रियाज नाइकू पहले कई मुठभेड़ों में भाग निकलने में कामयाब रहा था, इसलिए इस बार उससे गोली की भाषा में बात करने से पहले जमीनी तैयारी बेहद पुख्ता तरीके से की गई थी। कोई चूक, कोई गफलत, कोई कमी की गुंजाइश न रहे, इसकी परत दर परत योजना तैयार की गई। रियाज नाइकू ने अपने गांव बेगपोरा में सुरंगों का जाल बिछा रखा था, जो उसके भाग निकलने में मददगार साबित होती थी। मंगलवार को जब बेगपोरा की घेराबंदी की गई तो पहले सुरक्षा बलों ने इन सुरंगों की छानबीन की। जेसीबी मशीनों से आसपास के खेत और यहां तक कि रेलवे ट्रैक की खुदाई की गई। पुलिस की छोटी टीम ने पहले उस घर को कॉर्डन कर लिया, बाद में आर्मी को बुलाया गया, सीआरपीएफ को बुलाया गया और पहला दिन सर्च करने पर उस घर में कुछ नहीं मिला। फिर भी हम लोग इतना कंफर्म थे कि इसके अंदर मिलिटेंट है, या तो अंदर में होगा कहीं हाइड आउट में। हम लोग कॉर्डन को नहीं हटाए, कॉर्डन कंटिन्यू रहा। नेक्स्ट डे कल जाके सुबह 9 बजे जब मिलिटेंट ने पहले फायर किया, फिर हमारे फोर्स ने रिटेलिएट किया। उस रिटेलिएशन में जैसा कि हम सब जानते हैं, एचएम का चीफ जो था पिछले 8 ईयर से एक्टिव था और पिछले 3 साल से एचएम का कमांडर था, उसमें मारे गए। कोई टनल का अभी तो रिपोर्ट नहीं है, लेकिन उसका अपने एरिया में लोग काफ़ी हाइड आउट था।
कम से कम 6-7 मरने के पहले हाइड्रोड को हम लोग बस्ट कर चुके थे। ये 7वां हाइड्रोड था जिसमें मिला ये। रियाज नाइकू ने 8 साल के अपने आतंक के कारनामों से पाकिस्तान के एजेंडे को फैलाने की भरसक कोशिशें की थी। उसका मॉडस ऑपरेंडी का हिस्सा बनते थे वो ऑडियो और वीडियो जिनसे प्रोपेगेंडा फैलाकर वो घाटी को धमकाता था, डराता था और युवाओं को बरगलाता था। आतंकियों के जनाजों में सलामी देकर सुरक्षा बलों को आंख दिखाने की कोशिश करता था। ऐसे में अब इसे संयोग कहें या रियाज नाइकू के खात्मे के दर्द का बर्दाश्त ना हो पाना। 6 मई की दोपहर जब रियाज नाइकू के अंत की खबर दुनिया को मिल रही थी, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान छटपटा रहे थे। भारत के खिलाफ अनर्गल बयान अपने ट्विटर अकाउंट से जारी कर रहे थे। इमरान खान ने 6 मई को अपने ट्वीट में लिखा, भारत की उन लगातार कोशिशों के खिलाफ मैं दुनिया को चेतावनी देता रहा हूं जिसमें भारत पाकिस्तान के खिलाफ झूठे फ्लैग ऑपरेशन का बहाना ढूंढता है। एलओसी पर घुसपैठ का भारत का ताजा बेबुनियाद आरोप उसी खतरनाक एजेंडे का हिस्सा है। भारत के खिलाफ कश्मीरी संघर्ष कश्मीरियों के उत्पीड़न का नतीजा है। आरएसएस बीजेपी की फासिस्ट नीतियां गंभीर खतरे पैदा करने वाली हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को कार्रवाई करनी चाहिए ताकि भारत के कदम दक्षिण एशिया की सुरक्षा और शांति को खतरे में न डाल दे। इमरान का ये ताजा भारत विरोधी बयान और पिछले साल के बयानों में कोई अंतर आपको नहीं मिलेगा, लेकिन दुनिया को पाकिस्तान की सच्चाई पता है, इसीलिए कोई उसकी बात को तवज्जो नहीं देता। जब दुनिया कोरोना से लड़ रही है, उस वक्त पाकिस्तान के इस रवैये के खिलाफ प्रधानमंत्री मोदी गुटनिरपेक्ष देशों का ध्यान दिला चुके हैं। Some people are busy spreading other deadly viruses such as terrorism, such as fake news and doctored videos to divide communities and countries. भारत की सोच और इरादा एकदम साफ है। आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेंगे, आतंक को बेनकाब करेंगे और उसे सख्ती से कुचलेंगे भी। रियाज नाइकू का मारा जाना आतंक पर जीरो टॉलरेंस की नीति का हिस्सा है। इस ईयर जनवरी 2020 से पिछले 4 महीना में हम लोग लगभग 27 ऑपरेशन लॉन्च किए। इस ऑपरेशन में जेएनके पुलिस ने स्पेसिफिक इंटेलिजेंस गैदर किया और पुलिस, आर्मी, सीआरपी लेकर ज्वाइंट ऑपरेशन लॉन्च किया गया। इन सारे ऑपरेशंस में लगभग 64 मिलिटेंट्स मारे गए, जिसमें 3 बहुत बड़े कमांडर मारे गए। इसके साथ साथ लगभग हम लोग 25 मिलिटेंट्स को, एक्टिव मिलिटेंट्स को अरेस्ट किए। 2016 में उड़ी हमले के बाद भारत ने जिस तेजी से आतंकियों का खात्मा किया, फिर 2019 में आर्टिकल 370 हटाने के बाद जो बदलाव किए, उसका असर कश्मीर घाटी में दिख रहा है। हालांकि आतंकवाद का मर्ज पुराना है, थोड़ा वक्त अभी और लगेगा। दिल्ली से कमलजीत संधू और श्रीनगर से अशरफ वानी के साथ आज तक ब्यूरो। पाकिस्तान का भी फोकस बहुत क्लियर रहता है। एक देखिए, उसके लिए होती है एक जिंदा आतंकवादी की वैल्यू, और उसके बाद एक मरे हुए आतंकी को भी भुनाने की पूरी कोशिश करता है पाकिस्तान। वो कैसे करता है? वो करता यह है कि जब भी किसी आतंकवादी की एक एनकाउंटर में मौत होती है तो वो उसके जनाजे को एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर देखता है। वो चाहता है कि लोग वहां पर इकट्ठा हों, बड़ी तादाद में पत्थरबाजी की जाए। लेकिन भारतीय सेना ने, भारतीय सुरक्षा बलों ने बुरहान वानी के एक्सपीरियंस के बाद बहुत सारी चीजें समझी, परखी और उसे लागू की। रियाज नाइकू के केस में पत्थरबाज जरूर निकले, उसके गांव के सामने निकले, और वो वाकई बहुत भयावह तस्वीरें थी कि किस तरीके से सीआरपीएफ की 2 गाड़ियों को घेरकर उन पर बुरी तरीके से पथराव किया जा रहा था। हालांकि मुकाबला हुआ और उन सब पत्थरबाजों को पीछे हटना भी पड़ा, लेकिन एक बड़ी सीख इसमें यह निकल कर आई कि सिर्फ और सिर्फ उसी जगह पर, यानी एक लोकलाइज्ड प्रदर्शन हुआ। जिस तरीके की आशंका थी और जिस तरह की उम्मीद पाकिस्तान को थी कि इस एनकाउंटर के बाद एक बार फिर वो कश्मीर को जलाने में कामयाब हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। छह मई को जब हिजबुल मुजाहिदीन के कश्मीर कमांडर रियाज नाइकू का एनकाउंटर हुआ, तब आतंकवाद के ये मददगार सुरक्षा बलों के सामने आए। सुरक्षा बलों पर पथराव हुआ
लाठी डंडे, टीन की बड़ी शीट लिए सेना की गाड़ी पर चारों तरफ से हमला हुआ। उसके बाद वहां पर इनकाउंटर साइट पर 5 अगस्त के बाद हम लोग पहला बार देखें कि जो लॉ एंड प्रॉब्लम ज़्यादा हुआ था। हालांकि ये एक पॉजिटिव साइन था कि लॉ एंड ऑर्डर जो था वह लोकलाइज था, इनकाउंटर साइट के सराउंडिंग था। कल मैंने खुद हेलीकॉप्टर से पूरा रेकी किया, साउथ कश्मीर में कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, सिर्फ उस इनकाउंटर साइट पर हुआ था। हैवी पथराव हुआ था, उसमें हमारे 2 व्हीकल डैमेज किए। उस दरमियान हम लोग उसको हैंडल किए, प्रोफेशनली किए। फिर भी कुछ करीब 10-11 जो मिसक्रिएंट्स स्टॉन्ट पेल्टर इंजर्ड हो गए। 1-2 को बुलेट की इंजरी भी हुआ है। हॉस्पिटल में सारे हॉस्पिटलाइज है, हम लोग उसको मॉनिटर कर रहे हैं, सब आउट ऑफ कंट्रोल है। ये सब क्यों हुआ? क्योंकि आतंकवाद को एक आइडियोलॉजी का जामा पहनाया गया। पाकिस्तान की प्रोपेगेंडा मशीनरी के बूते कश्मीर में 3 दशक से माहौल को बिगाड़ के रखा गया है। इसीलिए अब कश्मीर में सुरक्षा बलों ने अपनी रणनीति में बदलाव किया है। इस रणनीति को कहीं लिखा या बताया नहीं गया, लेकिन सुरक्षा बलों के एक्शन में ये साफ दिख रहा है। रियाज नाइकू दक्षिण कश्मीर का रहने वाला था, लेकिन उसको दफनाने के लिए शव परिवार को नहीं सौंपा गया। 8 अप्रैल को जैश कमांडर सज्जाद नवाब डार वो आखिरी आतंकी था जिसको दफनाने के लिए उसके घर वालों को शव सौंपा गया था। उसके जनाजे में 500 लोग शामिल हुए थे, जबकि उस वक्त लॉकडाउन भी लागू था। इसी के बाद गृह मंत्रालय ने आतंकियों की लाश उनके घर वालों को न सौंपने का फैसला लिया। फैसले के तहत दफनाते वक्त आतंकी के चंद घरवाले जरूर मौजूद रह सकते हैं। रियाज नाइकू खुद भी आतंकियों के जनाजे में शामिल रहकर आतंकियों की मौत को ग्लैमराइज कर चुका था। 2000 लोग आ जाएंगे, उसके जुलूस में जाएंगे, जनाजा फ्यूनरल में। तो चूंकि रेड जोन एरिया है, तो संभावना था कि स्प्रेड हो जाता वायरस वहां पर। रियाज नाइकू जब मौत के घाट उतारा गया तो सुरक्षा बलों की ओर से कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की गई। बस रियाज नाइकू के एनकाउंटर पर जानकारी देने वाली प्रेस रिलीज जारी की गई थी। जम्मू कश्मीर पुलिस ने 7 मई को सामने आकर रियाज नाइकू से जुड़े कुछ सवालों के जवाब जरूर दिए, लेकिन ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ऐसी थी जिसमें कश्मीर में एंटी टेरर ऑपरेशन का ब्यौरा था। रियाज नाइकू के एनकाउंटर वाले दिन एक और एनकाउंटर हुआ था। इस पर भी सिर्फ एनकाउंटर का ब्यौरा देने वाली जानकारी सामने रखी गई। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों की सबसे बड़ी चुनौती यह है कि वो आतंकियों का भर्ती अभियान रोकें। सुरक्षा एजेंसियां अब टॉप 10 या टॉप 20 मोस्ट वांटेड आतंकी वाली लिस्ट जारी करने की रणनीति से भी बच रही है, क्योंकि इससे आतंकवाद को एक चेहरा मिलता रहा है। इसके अलावा सभी आतंक विरोधी अभियानों को ज्वाइंट ऑपरेशन कहने में जोर दिया जा रहा है। सुरक्षा बलों की नई रणनीति के तहत अब लगातार एनकाउंटर और आतंकियों के खिलाफ आक्रामक रवैया रखा जा रहा है। सोशल मीडिया पर साइबर सर्विलांस बढ़ाया गया है। साथ ही तेज और सटीक सूचना तंत्र पर बेहद सावधानी से काम किया जा रहा है। आतंकवाद पर लगाम के लिए सुरक्षा बल अपनी ओर से कोई कमी नहीं रहने देना चाहते। आतंकी एजेंडे को खाद पानी देने वाले हर एक उपाय को खत्म करने पर जोर है। दिल्ली से कमलजीत संधू के साथ आज तक ब्यूरो। ये जो आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई चलती है, दरअसल एक तरह से समझिए तो ये पाकिस्तान का छद्म युद्ध है, और ये एक एक जवाब सीधा पाकिस्तान को ही दिया जाता है। बहरहाल आतंक के खिलाफ इस लड़ाई में एक बहुत अहम पड़ाव था जब ऑपरेशन ऑल आउट की शुरुआत की गई थी, जिसमें एक के बाद एक लगातार आतंकियों को एलिमिनेट किया गया। कुछ इस हद तक कि जो टॉप कमांडर्स थे अलग अलग आतंकी संगठनों के, वो सारे साफ हो गए और आतंकी संगठनों में भर्ती के लिए दिक्कतें आने लगी थी, क्योंकि स्थानीय युवा जा नहीं रहे थे। अब ऑपरेशन ऑल आउट किसके दौर में शुरू हुआ? वो शुरू हुआ जब आर्मी चीफ थे जनरल बिपिन रावत। आज जनरल बिपिन रावत चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है, यानी तीनों सेनाओं की कमान उनके पास है। वो उस सर्वोच्च पद पर बैठे हैं और आज रियाज नाइकू के खात्मे को किस तरीके से वो देख रहे हैं, उनसे खास बातचीत की है हमारे संवाददाता मंजीत सिंह नेगी ने। विदेशों में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए नौसेना ने एक बड़ा अभियान शुरू किया। हमारे साथ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत हैं। जनरल साहब, नौसेना के शिप माले पहुंचे हैं, किस तरह से इस वक्त जो विदेशों में भारतीय हैं उनको निकालने के लिए सेनाएं काम कर रही हैं? विदेश में जो हमारे नागरिक इस वक्त
कोरोना संकट के कारण वहाँ पर फंस गए हैं, उनको देश वापस लाने की जो प्रक्रिया है, ये सरकार ने इस पर एक योजना बनाई है। इसके तहत जो हमारे मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन है, उन्होंने मीडिया को पूरी जानकारी दी है किस तरह से अन्य देशों से हमारे नागरिकों को वापस लौटाया जाएगा। उनकी प्रायोरिटी उन्होंने बताई है, किस प्रायोरिटी में इनको लाया जाएगा और उसके बाद देश वापसी के बाद उन पर क्या कार्रवाई होगी। इसी के तहत हमारी इंडियन नेवी के भी कुछ जहाज़ हैं जो इस प्रक्रिया में शामिल होने जा रहे हैं। जैसे कि आप जानते हैं, इस वक्त हमारे जहाज़ मालदीव्स पहुंच चुके हैं। उसमें कुछ सामग्री गई है जो मालदीव्स को बहुत ज़रूरी चाहिए थी, और अन्य इलाकों में भी हमारे जहाज़ कल परसों रवाना हो जाएंगे। और ये अन्य देशों में भी, इंडियन ओशन रिम में जो बाकी देश हैं, उनको जिस तरह की सहयोग वो चाहते हैं, जिस तरह का सहयोग हम दे सकते हैं, हम देते रहेंगे। जैसे कि मैंने सदा कहा है कि देशवासियों को जो भी हमें मदद करनी पड़ेगी, उसमें हम अपनी ओर से पूरी मदद करेंगे और देश में अन्य संस्थाओं के साथ मिलकर कार्रवाई करते रहेंगे। जनरल साहब, अभी क्योंकि ये उम्मीद की जा रही है कि मामले बढ़ेंगे, विदेशों से जो लोग आएंगे, सेनाओं की तरफ से, तीनों सेनाओं की बात कीजिए तो क्वारंटीन की बात करें या फिर कोविड हॉस्पिटल की, उस स्तर पर किस तरह की तैयारी? देखिए, इसके लिए तैयारी हमने भी करी है, स्टेट गवर्नमेंट्स ने भी करी है। तो कौन कौन से जो लोग लाए जाएंगे विदेश से, कौन कौन से नागरिक हमारे आएंगे, किस तरह से उनको देश में क्वारंटीन किया जाएगा, इसके लिए पूरा प्लान बन चुका है। और किस किस इलाकों में हम लोग ने क्वारंटीन फैसिलिटीज़ बनाई हैं, जो हमारी फैसिलिटीज़ हैं, हमारी जो सुविधाएं हैं, उनमें जो हमारे नागरिक जो लाए जाएंगे उनको हमने आइडेंटिफाई कर लिया है। और किस तरह से स्टेट गवर्नमेंट्स इन नागरिकों को सुविधा पहुंचाएगी क्वारंटीन के लिए, आइसोलेशन के लिए, इसका एक पूरा प्लान के तहत हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। आप जानते हैं, हमने जैसलमेर, जोधपुर, झांसी, भोपाल, विशाखापट्टनम, मुंबई, कोचीन, इन सब इलाकों में हम लोग ने कुछ तैयारियां की हैं। दिल्ली में आईटीबीपी ने भी तैयारी करी है। आप जानते हैं, चावला की उनकी फैसिलिटी है, हमारी भी मानेसर की फैसिलिटी है, एयरफोर्स ने फैसिलिटीज़ बनाई हैं। और हम अपने देशवासियों को जिस तरह का सहयोग देना होगा, हम इसको देने में कभी नहीं हिचकिचाएंगे। जनरल साहब, कुछ लोग इस बात की आलोचना कर रहे हैं कि सेना ने जो कोरोना वॉरियर्स का स्वागत किया, उनके सम्मान में जो फ्लाई पास्ट की और दूसरे कार्यक्रम की, उसको लेकर कहा जा रहा है कि सेना का इस तरह से इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। हमें लगा कि इस वक्त हमारे जो कोरोना वॉरियर्स हैं, जो हमारे देशवासियों की मदद कर रहे हैं, दिन रात एकजुट होकर उनकी सेवा में लगे हैं, उनका मनोबल बरकरार रहना चाहिए। ये कह देना कि कोरोना की महामारी आजकल में समाप्त होने वाली है, ये शायद सही नहीं होगा। इस महामारी का सामना हमें आने वाले दिनों में भी करना पड़ेगा। इसलिए ये बहुत ज़रूरी था कि हमारे जो कोरोना वॉरियर्स हैं, इनका मनोबल बढ़ा रहे, ताकि आने वाले दिनों में भी इसी जोश और प्रोत्साहन के साथ ये लोग हमारे देशवासियों की मदद करते रहें। हमारी तरफ से एक बहुत छोटी कार्रवाई थी, उनको प्रोत्साहित करने के लिए। हम अपने नौजवानों को, अपने सैनिकों को, अपने जवानों को भी प्रोत्साहित करते हैं। अन्य समय में हमारे जो अफसर हैं वो कॉलेज में जाते हैं। हम लोग जम्मू कश्मीर से वहाँ के नागरिकों को, वहाँ के विद्यार्थियों को देश का भ्रमण कराते हैं, उनको प्रोत्साहन करने के लिए कि किस तरह से उनको आतंकवाद से दूर रहना चाहिए। तो ये प्रोत्साहन की कार्रवाई, मोटिवेशन की कार्रवाई हम लोग लगातार करते आए हैं, ये कोई नई बात नहीं है। तो इसमें मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई गलत कार्रवाई हुई है। हाँ, अगर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बुद्धिमान होते हुए भी बुद्धि भ्रष्ट होते हैं, अब इनके बारे में मैं ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। जनरल साहब, इन हालात के बीच कश्मीर घाटी में इस वक्त हम देखते हैं कि लगातार ऑपरेशन सेना कर रही है और सीमा पार से कोशिशें हो रही। कल भी एक बड़ा ऑपरेशन हुआ है, उन हालात पर क्या कहेंगे? टेररिज्म को बढ़ावा मिलता है थ्रू रिक्रूटमेंट, और ये हमारी कोशिश रहती है कि ये ना होने पाए। साथ साथ ही जो टेररिज्म के लीडर हैं, इनको शायद लार्जर देन लाइफ साइज इमेज दी जाती है, क्योंकि हम इनके बारे में बताते हैं कि इन्होंने क्या क्या किया। लेकिन अक्सर अगर आप देखेंगे,
इन्होंने जो भी कार्रवाई करी है वो सब दहशत की कार्रवाई है, और इनकी दहशत की कार्रवाई के कारण अगर इनको एक अलग दर्जा दिया जाता है तो मेरा कहना ये सही नहीं होगा। ये लोग जो हैं टेररिस्ट हैं और टेररिस्ट ही रहेंगे। एक आखिरी सवाल सर, बुरहान वानी के बाद कल रियाज नाइकू को जिस तरह आपने कहा कि उनको बड़ा नहीं बनाया जाना चाहिए, वो एक आतंकी की तरह हमें देखना होगा, लेकिन तो आपको लगता है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान की तरफ से जो कोशिशें हैं, सीज फायर वायलेशन हम देख रहे हैं लगातार, तो इनको ये कोशिशें जारी रहेंगी और इसको किस तरह से जवाब दिया जाएगा? मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूँ कि आपने नाइकू को एलिमिनेट किया, वहाँ से एक नया लीडर इमर्ज होगा। आप देखेंगे आने वाले दिनों में ये एक नए लीडरशिप को नॉमिनेट कर देंगे, तो ये तो कार्रवाई इनकी जारी रहेगी कि एक लीडर खत्म होता है, दूसरे लीडर को आप तैयार कर दो। कुछ समय पहले आपने देखा होगा कि संगठन में लीडरशिप की इतनी कमी हो गई थी कि कोई लीडर बनना नहीं चाहता था, क्योंकि उन्हें पता था जब लीडर नियुक्त होंगे तो हमारी जो सशस्त्र सेना की जो बल हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, ये सब लीडरशिप को एलिमिनेट कर देती हैं। लेकिन इसके बावजूद भी पाकिस्तान से प्रेशर आता है, किसी न किसी को तो लीडरशिप रोल लेना पड़ता है, और आप देखेंगे कि इसमें एक नया लीडर नियुक्त होगा और फिर हमें उसके पीछे लगना होगा ताकि उसका भी खात्मा किया जाए। कोई खास रणनीति आप पाकिस्तान की तरफ से देख रहे हैं कि कोरोना की लड़ाई के बीच में भी वो आतंक फैलाने की बात काम कर रहा है? इस वक्त जिस तरह का जम्मू कश्मीर के यूनियन टेरिटरी में जो माहौल है, वहाँ पे काफ़ी हद तक अमन शांति आई है। ये जो है पाकिस्तान को जूझ नहीं रहा है, वो नहीं चाहते कि वहाँ पे अमन शांति आए, क्योंकि उनको अपने कश्मीर का जो मुद्दा है उसको आगे लेकर जाना है। तो इसलिए पाकिस्तान की ओर से इसमें कोई कटौती नहीं होगी। उनकी कोशिश लगातार जारी रहेगी कि कश्मीर में दहशत फैलाया जाए, कश्मीर को इस तरह से इंटरनेशनल कम्युनिटी आगे दर्शाया जाए कि वहाँ पे माहौल बिगड़ा हुआ है, सिक्योरिटी फोर्सेस वहाँ पर अट्रॉसिटीज़ कमिट कर रहे हैं। ये तो उनका मकसद है, और इसलिए फॉल्स इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन, सोशल मीडिया के जरिए उनकी कार्रवाई जारी रहेगी। और इसके लिए वो ज़रूरी है कि वहाँ पे वायलेंस बरकरार रहे। अगर वहाँ वायलेंस ख़त्म हो गया तो फिर वो किस तरह से अपने फॉल्स प्रोपेगेंडा को आगे प्रोजेक्ट करेंगे। बहुत धन्यवाद। सीडीएस जनरल विपिन रावत का कहना है कि सेना दोनों मोर्चों पर बहुत लड़ाई लड़ रही है, चाहे कोरोना की लड़ाई हो या फिर जम्मू कश्मीर में जिस तरह से आतंक के खिलाफ लड़ाई है, वहाँ पर उस लड़ाई को भी आने वाले दिनों में लगातार जारी रखेगी। कैमरामैन संजय चौधरी के साथ मंजीत नेगी, दिल्ली, आज तक। बात कश्मीर घाटी की हो, लाइन ऑफ कंट्रोल की हो, हमारी जो फौज है, हमारे सुरक्षा बल हैं, वो सब सक्षम है और वहां का ख्याल रख लेंगे। लेकिन भारत पूरा जुटा हुआ है इस समय कोरोना के खिलाफ लड़ाई में। और कोरोना के कुछ आंकड़े, थोड़ा परेशान करने वाले आंकड़े भी हम जरा देख लें, क्योंकि 50,000 का आंकड़ा पार कर चुके हैं हम। और ऐसे में जो देश का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है एम्स, वहां के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने ये कहा है कि जिस तरह से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, उससे लगता है कि भारत जून में यानी अगले महीने कोरोना के मामले अपने चरम पर देखेगा। अभी भारत 50,000 मामलों का दबाव महसूस कर रहा है। 50,000 कोरोना केस के आंकड़े तक पहुंचने में भारत को 54 दिन लगे, अमेरिका को 22 दिन, इटली को 27 दिन, ब्रिटेन को 32 दिन, कनाडा को 48 दिन, बेल्जियम को 59 दिन। ये कोरोना का 50,000 क्लब है। अभी तो इसे देखकर ही देश चिंतित है। और इन चिंताओं के बीच डॉक्टर गुलेरिया ने एक कड़वा सत्य बताया है। सवाल ये कि जून में क्या होगा। ये समझना जरूरी है कि कोरोना के केसेस तो काफी देर तक आएंगे। ये ऐसा नहीं है कि एकदम बीमारी खत्म हो जाएगी। वी विल हैव टू लिव विद कोरोना। लेकिन ये भी सही है कि हमें कोशिश करनी है कि आस्ता आस्ता केसेस कम हो और जो हॉटस्पॉट्स हैं उसमें इतने ज़्यादा केसेस ना हो। तो मेरा ये मानना है कि जैसे जैसे हम ट्रेंड देख रहे हैं और जो मॉडलिंग डेटा आ रहा है, उसके हिसाब से ये लग रहा है कि जो हमने लॉकडाउन किया है उससे जो रैपिड स्पाइक था वो नहीं हुआ है। वी हैव टाइम टू प्रिपेयर एज फार एज हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ आर कंसर्न, बट केसेस आस्ता आस्ता जो बढ़ रहे हैं उसके लिए जो प्रेडिक्शन है वो यही है कि समवेयर अराउंड जून एकदम केसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगे और उसकी हमें तैयारी करनी चाहिए। तो भारत में कोरोना की पिक्चर अभी बाकी है। कोरोना का संक्रमण अभी और फैलेगा। लॉकडाउन की तपस्या ने असर तो दिखाया है, लेकिन अभी लड़ाई बीच रास्ते है। लॉकडाउन को बहुत फायदा मिला है। एक तो अगर आप देखो और देशों के हिसाब से हमारे यहाँ इतने ज़्यादा केसेस नहीं हुए। इतने दिन हमें मिले हैं, ऑलमोस्ट 6 हफ्ते मिल गए।
जिससे हॉस्पिटल कोविड फैसिलिटीज़ बन गई हैं, लोगों की ट्रेनिंग हो गई है, वेंटिलेटर्स आ गए हैं। हमारे जहाँ टेस्ट कम हो रहे थे वो एकदम बढ़ गए हैं। एक समय था जब हमारे टेस्ट जो हैं वो 1000 के करीब हो रहे थे, अब हम 80,000 टेस्ट कर रहे हैं। कुछ दिनों में हम 100,000 1 लाख कर लेंगे। तो ये सारी चीज़ें लॉकडाउन के कारण ही हो पाई हैं। भारत में कोरोना के कुल मामले अब तक 52,952 हो चुके हैं। इनमें 15,267 लोग ठीक हुए हैं और कुल मौत 1783 है। तो अगर आप सारा ग्लोबल डेटा देखें तो एक दफ़ा जब पीक होता है तो उसके बाद आस्ता आस्ता प्लेटू होके केसेस कम होने लगते हैं। न्यूयॉर्क में भी अब कम हो गए हैं, इटली स्पेन में भी कम होने लगे। तो हमारा भी आस्ता आस्ता जो है केसेस जो है उसके बाद अगले कुछ हफ्तों में कम होने शुरू। कितना लंबा चलने वाला है कोरोना का पीरियड? ये तो प्रेडिक्शन कहना बड़ा मुश्किल है। ये तो आगे ही जैसे जैसे केसेस का हमें आइडिया होगा और कैसे कैसे कम होंगे तो हम कह पाएंगे। कोरोना से बचाव के लिए भारत अभी थोड़ी छूट वाले लॉकडाउन के चरण में है, लेकिन पूछा जाने लगा है कि 17 मई के बाद क्या। 4 मई को भारत में 42,836 कोरोना केस थे। 5 मई को कोरोना मामले बढ़कर 46,711 हो गए। 6 मई को 49,391 कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा रहा, तो 7 मई को 52,952 मामले हैं। कोरोना की रफ्तार इतनी तेज है तो क्या भारत आर्थिक गतिविधियों को खोलने की स्थिति में होगा? इसीलिए कांग्रेस जैसे विपक्षी दल सरकार से आगे का प्लान पूछने लगे हैं। 17 मई के बाद क्या होगा? पोस्ट लॉकडाउन हम दोबारा कौन से कदम लेकर आगे बढ़ेंगे ताकि हम स्वस्थ भी रहें, सुरक्षित भी रहें, लेकिन अर्थव्यवस्था दोबारा जीवित हो। जब तक लोग काम पर नहीं जाएंगे तब तक हम समझते हैं कि दोबारा इकोनॉमी को पटरी पर लाने में बहुत समय लगेगा। अप्रैल के आखिरी दिनों में लग रहा था कि कोरोना पर भारत जल्द नियंत्रण की स्थिति में होगा, लेकिन फिर हालात बिगड़ रहे हैं। अभी जो स्पट आ रहा है केसेस का, हमारा जो डबलिंग टाइम है वो 11-12 से अब 11 की तरफ आ रहा है। लेकिन अगर न्यू केसेस का डबलिंग टाइम लूं तो वो 7 दिन का आ रहा है, और ये जो केसेस हैं ये 6 दिन पुराने हैं। तो अभी जो नंबर ऑफ केसेस बढ़ रहे हैं ये लॉकडाउन खुलने के बाद में, रियायत के बाद में नहीं आ रहे। उसके केसेस तो 5 दिन के बाद आएंगे। सो मेरे को डेफिनेटली कंसर्न है इस वक्त में जो स्पॉट आया है, इसका मतलब है कि लॉकडाउन के आखिरी में लोगों ने चीटिंग करी है। कोरोना पर भारत की लड़ाई लंबी लग रही है, तो क्या भारत को अब इसके साथ जीना सीखना होगा? दिल्ली से अशोक सिंघल और प्रशस्ति के साथ आज तक ब्यूरो। रियायतों का इस्तेमाल जो है वो ज़रूरी चीज़ों के लिए करना चाहिए, उसका उल्लंघन करने से अपना ही नुकसान होता है। एक बड़ी खबर जो मुंबई से आ रही है इस समय हमारे सामने, वो आपको दिखा देते हैं। ब्रेकिंग न्यूज़ इस समय की है कि आर्थर रोड जेल में, मुंबई के आर्थर रोड जेल से ये खबर आ रही है कि 72 कैदियों को कोरोना है। दरअसल 200 कैदियों का हुआ था वहां पर कोरोना टेस्ट, और स्टाफ का भी हुआ था। 200 लोगों का कुल मिलाकर वहां पर कोरोना टेस्ट हुआ था, जिसमें से 7 स्टाफ भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। कल अस्पताल में भर्ती किए जाएंगे जो संक्रमित जेल स्टाफ हैं वो। बात एक और चिंताजनक खबर की करते हैं जो आज विशाखापट्टनम से आई हमारे सामने, और उसने पूरी तरीके से वो याद ताज़ा कर दी कि इस तरीके से भोपाल में जब गैस लीक हुआ था। विशाखापट्टनम में भी एक फैक्ट्री से जहरीली गैस निकली, जिसकी वजह से जो तस्वीरें हमारे सामने आई उसमें देखा हमने कि किस तरीके से एक के बाद एक लोग मूर्छित होकर, बेहोश होकर गिरते गए। अभी तक जो ये खबर है उसमें रात के करीब 2:30 बजे जब लोग गहरी नींद में थे तब विशाखापट्टनम की LG पॉलीमर फैक्ट्री से खतरनाक गैस का रिसाव होने लगा था। धीरे धीरे फैक्ट्री के आसपास का 3 किलोमीटर से भी ज्यादा का क्षेत्र इसकी चपेट में आ गया। इससे पहले कि गैस के रिसाव को रोका जाता, सैकड़ों लोग इसकी चपेट में आए। आनन फानन में फैक्ट्री के आसपास के 5 गांवों को खाली कराया गया, 3000 लोगों को रेस्क्यू किया गया। दोपहर होते होते 300 से ज्यादा लोग अस्पताल में भर्ती कराए गए। विशाखापट्टनम से आई तस्वीरें दिल दहला देने के लिए काफी हैं। ये तो गनीमत है कि विशाखापट्टनम में लीक हुई जो गैस थी वो स्टाइरीन गैस, भोपाल में लीक हुई गैस जितनी जानलेवा नहीं थी, वरना हादसा और भयानक हो सकता था। 1984 में भोपाल में यूनियन कार्बाइड कंपनी के प्लांट से गैस रिसने के कारण करीब 3500 लोगों की मौत हुई थी। कई लोग शारीरिक रूप से विकलांग हो गए थे। विशाखापट्टनम में लीक हुई गैस का रिएक्शन टाइम 10 मिनट था, जबकि भोपाल में लीक हुई गैस से कुछ सेकंड में ही जान चली जाती है।
इसीलिए विशाखापट्टनम में 11 लोगों की मृत्यु हुई है, लेकिन ऐसे हादसों को मरने वालों की संख्या की कसौटी पर नहीं आंकना चाहिए। विशाखापट्टनम का हादसा भी बेहद गंभीर है। इससे पहले कि विशाखापट्टनम के लोग नींद के आगोश से निकल पाते, हवा में मिली खतरनाक गैस उनकी सांसों पर कहर बरपाने लगी। विशाखापट्टनम के गोपालपट्टनम में मौजूद एलजी पॉलीमर फैक्ट्री के टैंक में रात 2:30 से 2:45 बजे के करीब रिसाव शुरू हो गया और उससे निकली स्टाइरिन गैस ने आसपास के करीब 3 किलोमीटर के दायरे को अपनी चपेट में ले लिया। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, इस गैस ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। लोग बदहवास होकर इधर-उधर दौड़ने लगे। जो स्टोरेज टैंक है इस केमिकल की, पीवीसी केमिकल, पीवीसी के उसका रिसाव हुआ, पीवीसी गैस का रिसाव हुआ है और ये करीब 2:30 और सुबह में ये रिसाव शुरू हुआ और रिसाव के तुरंत बाद वहाँ पर जो फैक्ट्री में मौजूद कर्मचारी थे उन लोगों ने इसको कर्टेल करने के लिए, इसको कंट्रोल करने की कोशिश कवायद शुरू कर दी और उसी प्रोसेस में ये जो गैस है ये चिमनी के द्वारा वातावरण में फैला, उसको चिमनी के द्वारा वातावरण में निकला और फिर वो आसपास के रिहायशी इलाकों में फैला है। अब अभी जो हालात हैं कि रिसाव को कंट्रोल कर लिया गया है, रिसाव को पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया। अब पूरे का पूरा जो फोकस है वो रेस्क्यू और रिलीफ एफर्ट का है। ये तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं। सारी तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर दिखा पाना मुमकिन नहीं है, लेकिन जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं वो भी भयानक हैं। उन लोगों के बारे में सोचिए जिन्होंने आज इस मुसीबत का सामना किया। रात के अंधेरे में ही हवा में ऐसा जहर घुल गया कि लोगों की आंख खुलने से पहले ही सांसें उखड़ने लगी। बहुत से लोग सड़कों पर बेहोश पड़े थे। विशाखापट्टनम में ऐसा भयानक मंजर पहले किसी ने नहीं देखा था। बच्चे हों या बुजुर्ग, औरतें हो या मर्द, एक एक सांस के लिए हर कोई तरसता और तड़पता नजर आ रहा था। लोग लगातार बेहोश हो रहे थे और अपनी जगह पर खड़े खड़े गिर रहे थे। जिसे जो साधन मिला वो उसी से अस्पताल की तरफ भागा। जहरीली गैस के असर से आसपास के इलाके में मवेशी भी बेहोश हो गए, कुछ मारे भी गए। इस गैस रिसाव पर सुबह 10 बजे तक काबू कर लिया गया, लेकिन तब तक बड़ा नुकसान हो चुका था। रात में रिसाव शुरू होने के बाद हालात की गंभीरता को समझने में 3 घंटे लग गए। सुबह 5 बजे एनडीआरएफ को इसकी सूचना मिली तो एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम मदद के लिए मौके पर पहुंची। आंध्र प्रदेश सरकार ने पूरे मामले पर कंपनी से जानकारी मांगी है। Meanwhile, we're also asking the management, what were the protocols that you maintained? I mean, I want to start right from when you started. What was the first step that you did, and what was your reaction time when you found the gas had leaked? So once we look into this, then we'll get back a more clear picture. जिस प्लांट से गैस का रिसाव हुआ था वो लॉकडाउन के दौरान देश के बाकी जगहों की तरह ही बंद पड़ा था और 4 मई से लॉकडाउन में रियायत मिलने के बाद ही प्लांट में काम शुरू हुआ था। विशाखापट्टनम का जो घटना है वो गैस लीक की घटना है और वो स्टाइरीन गैस लीकेज की घटना है, जो कि एक प्लास्टिक का रॉ मटेरियल है प्लास्टिक फैक्ट्री के लिए। ये एलजी पॉलीमर्स की जो फैक्ट्री थी वो लॉकडाउन के बाद खुली थी और लगता है कि उसी क्रम में खोलने के क्रम में, रीस्टार्ट करने के क्रम में गैस लीकेज हुआ है। आसपास के जो गांव हैं उसमें जो परिवार हैं वो अफेक्टेड हुए हैं और 2:30 बजे रात में उनको टॉक्सिक स्मेल्स आए और इस तरह की शिकायतें आई। स्टाइरीन गैस के असर से सभी लोगों को सांस की तकलीफ, सिर दर्द और उल्टी की शिकायत हुई है। बुजुर्गों और बच्चों पर इसका सबसे ज्यादा असर पड़ा। कई घंटों के बाद गैस रिसाव पर काबू पा लिया गया, लेकिन तब तक ये जहर कई लोगों की जिंदगी पर भारी पड़ चुका था। आज विशाखापट्टनम से दिल्ली तक हर कोई एक्शन में था। आंध्र प्रदेश के सीएम जगन मोहन रेड्डी ने जिले के अफसरों से तुरंत बातचीत करके लोगों की जान बचाने के लिए हर संभव मदद करने के निर्देश दिए और पीएम मोदी ने जगन मोहन रेड्डी से फोन पर बात करके हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। इस घटना पर पीएम की अगुवाई में एनडीएमए की बैठक भी हुई। गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी के अलावा आपदा प्रबंधन से जुड़े आला अधिकारी बैठक में मौजूद थे। अब तक गैस लीक के कारणों का पता नहीं चल पाया है।
मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने अब एक हाई लेवल कमेटी का गठन कर दिया है जो इस गैस लीक की जांच करेगी। इसके अलावा जिन लोगों की जान गई है उन्हें 1 करोड़ रुपए और जो लोग अस्पताल में भर्ती हुए हैं उन्हें 1 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। गैस के लीकेज पे कंट्रोल पा लिया गया है, लेकिन चूंकि ये एक जहरीली गैस है, इसका इफेक्ट महीनों तक भी होता रहेगा ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। तो पूरा अब फोकस जो है, पूरा ध्यान ज्यादा से ज्यादा लोगों को हेल्थ और मेडिकल असिस्टेंस, उनको राहत और उनको अलग स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने पर जुड़ी हुई हैं। पूरा फोकस वहां पर है। मुख्यमंत्री आंध्र प्रदेश वाई जगन मोहन रेड्डी खुद विशाखापट्टनम में मौजूद हैं। कैमरा पर्सन दामोदर के साथ आशीष, आज तक हैदराबाद। इसकी जो सारी तस्वीरें हमारे सामने आई थी वो इतनी भयावह थी कि उनमें से कई को हमें एडिट करना पड़ा, हटाना पड़ा, क्योंकि वो किसी को भी विचलित कर सकती थी। तो इस वजह से हमने आपको उसका एक हिस्सा दिखाया है उन तस्वीरों का, और वो ही अपने आप में इतनी भयावह है, तो आप समझ लीजिए वो पैमाना। बहरहाल ये जो गैस है जो लीक हुई उसका नाम है स्टाइरीन गैस, और उसके बारे में हम कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां आपको देते हैं। ये जो गैस है ये प्लास्टिक, फाइबरग्लास, रबर और पाइप बनाने के प्लांट में इस्तेमाल होती है। ये बहुत तेजी से हवा में फैलती है। अगर सांस के जरिए ये शरीर में चली जाए तो 10 मिनट के अंदर असर दिखाना शुरू कर देती है। सांस के जरिए शरीर में जाने पर रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी श्वास तंत्र के ऊपरी हिस्से में असर होता है और छाती में जलन महसूस होती है। इसके साथ ही सांस लेना मुश्किल होने लगता है। इसके बाद अगर ये गैस देर तक शरीर में जाती रहे तो मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं, लकवा मारने जैसी स्थिति हो सकती है। यही वजह है कि कई लोग इस गैस के प्रभाव में आने के बाद चलते चलते गिर रहे थे। ज्यादा देर तक इस गैस के प्रभाव में रहने से इंसान कोमा में जा सकता है, उसका सांस लेने का सिस्टम काम करना बंद कर सकता है और ऑक्सीजन की कमी के कारण उसकी मृत्यु हो सकती है। स्टाइरीन गैस के प्रभाव में आने के बाद जो लोग बच जाते हैं उनमें से कुछ लोगों के शरीर पर बुरे प्रभाव पड़ सकते हैं, जेनेटिक दिक्कतें हो सकती हैं, उनके दिल पर बुरा असर पड़ सकता है, यहां तक कि कैंसर भी हो सकता है। स्टाइरीन गैस का अपना एक इतिहास भी है। दुनिया में स्टाइरीन गैस को पहली बार करीब 181 साल पहले जर्मनी के वैज्ञानिक ने पहचाना था। 1839 में जर्मन वैज्ञानिक एडवर्ड साइमन ने अपनी प्रयोगशाला में अमेरिकी स्वीट गम नामक पेड़ से निकले रेजिन पर प्रयोग किया और उससे एक ऐसे केमिकल को अलग करने में कामयाबी पाई जो आसानी से गैस में बदलकर हवा में मिल जाता था। उन्होंने इसे स्टाइलोल का नाम दिया, बाद में इसे ही स्टाइरीन के नाम से जाना गया। साइमन ने अपने प्रयोग में यह पाया कि जब यह पदार्थ हवा, रोशनी या गर्मी के संपर्क में आता है तो यह धीरे धीरे एक कठोर रबर जैसे पदार्थ में बदल जाता है।